कॉल कर रहे हो ओएस वेले स्विच ऑफ है। डकेरवाल की रेल पटरी से लगकर सतनाम का खेत है, वहाँ एक लाश पाई गई है। डकेरवाल पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाए। सर एक बैग मिला है सर, चेक करो, पीछे हटो, चलो। जेबें खाली हैं सर, कुछ नहीं मिला। सर इस बैग में तो सिर्फ कपड़े हैं और कुछ नहीं। सर यहाँ एक बटुआ मिला है। सर जी इसमें पैसे नहीं मिले, ये आधार कार्ड मिला। राहुल माथुर, एड्रेस जलंधर का है। हाँ जी, कोई है घर पे? जी राहुल माथुर का घर यही है? हाँ, राहुल मेरा बड़ा बेटा है। इस वक्त कहाँ है वो तो कल रात में सीतापुर के लिए निकल चुका ट्रेन से। सीतापुर, उत्तर प्रदेश? हाँ, क्या बात क्या है? आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी राहुल से? कल दोपहर में खाना खाकर निकला वो घर से, तकरीबन 2 बजे तक। माँ, चलता हूँ माँ। देख बेटा, अगर बाबा की तबीयत बहुत ही बिगड़ गई हो तो तू सीधे लौटा, मैं चली जाऊंगी उनके पास। माँ, अगर बाबा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी होगी ना तो मैं उनको यहीं लेकर आ जाऊंगा। फिर मैं, आप और सुनील तीनों मिलकर बाबा का ख्याल रखेंगे। यही आपका बेटा राहुल माथुर? हाँ, लेकिन ये कार्ड आपके पास? आपका दूसरा बेटा सुनील नाम बताया आपने, उसका घर पे है? वो तो ड्यूटी पे है अभी। ठीक है। क्या बात है, बताएंगे भी आप? आप सुनील को फोन कर दीजिए, आप दोनों को तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। हॉस्पिटल? क्यों? क्या क्या हुआ राहुल को? ठीक तो है ना? हमारा राहुल कैसे हो सकता है? वो तो सीतापुर गया है अपने बाबा के पास, बीमार है ना वो। हमारा राहुल नहीं है ये। चल सुनील, अपना राहुल नहीं है ये, चल। सुनील, राहुल भैया, राहुल भैया। सर जी पूरा खेत 2 घंटे तक छान मारा, अभी भी 2 बंदे लगे हुए हैं, लेकिन ना तो मोबाइल मिली ना कुछ और। सर विक्टिम की मदर और छोटे भाई सुनील ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। वही है राहुल माथुर, जलंधर का? जी हाँ सर, वो कल दोपहर को अपने घर से सीतापुर उत्तर प्रदेश जाने के लिए रवाना हुआ था, ट्रेन पकड़ने वाला था। सीतापुर में इसका बाप रहता है, बीमार है, उसे देखने जा रहा था। पर संधू, हमें उसकी लाश डकेरवाल से मिली, जो जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है। अब ये बंदा जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के बजाय डकेरवाल क्यों गया हो? हमारे सर आपसे बात करना चाहते हैं। सर राहुल भैया जब घर से निकले थे तब मैं घर पे नहीं था, मैं सुबह ही काम के लिए निकल गया था, पर मुझे ये मालूम है कि उनकी रात की ट्रेन थी। देखो सुनील, तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है, हमें तुमसे और तुम्हारी माँ दोनों से बात करनी है। सर माँ बिल्कुल बात करने की हालत में नहीं है। उनसे हम बाद में बात कर लेंगे, पर फिलहाल हमें तुमसे बात करनी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राहुल का मर्डर 10 से 12 घंटे पहले हुआ है, मतलब कल शाम 7 और 9 के बीच। राहुल भैया की ट्रेन 9:30 बजे की थी, बनारस के लिए। कहाँ से? अपने जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से। लेकिन हमें राहुल की लाश
डकीरवाल के खेत में मिली है, तो राहुल डकीरवाल क्यों गया होगा? सर ये सब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 दिन पहले हमारे बाबा का फोन आया था। राहुल, मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा बेटा। बाबा ऐसी बातें मत करो आप। मैं तुझे, तेरी माँ को और सुनील को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन अब ये तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही है बेटा। बाबा मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मैं आपका ख्याल रखूँ और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको यहाँ लेकर आऊँगा। जल्दी आ जा बेटा। राहुल, मैं चली जाती हूँ। नहीं माँ, सुनील को तेरी ज़रूरत है यहाँ। लेकिन तेरा काम? वो मैं हितेश को समझा दूंगा, वर्कर्स को भी समझा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। पर अगर बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उनको सीधे यहीं ले आऊँगा। लेकिन बेटा वो नहीं मानेंगे। तब की तब देखेंगे ना माँ। फिर ऐसा हुआ तो कुछ दिनों के लिए तुम चली जाना। भैया मैं चलूँ क्या आपके साथ? नहीं नहीं, तू क्यों छुट्टी लेगा, काम पे ध्यान दे। मैं जाता हूँ ना बाबा के पास। और पैसे हैं ना आपके पास? मैंने जमा किए थे कुछ 15,000 रुपये, साथ ले जाऊँगा, बाबा को दे दूँगा। राहुल भैया बाबा के पास जाने के लिए निकले थे सर, पापा इंतजार कर रहे होंगे सर। और सर यहाँ हमारी माँ बेहाल है। राहुल भैया बहुत अच्छे इंसान थे सर, उनके तो किसी से कोई बैर भी नहीं थी, कभी कुछ नहीं थी सर। मेरे लिए तो वो मतलब हीरो समझिए सर। करते क्या थे तुम्हारे राहुल भैया? फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्टर थे। फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्टर? अलग अलग शोरूम वगैरह के फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्ट उठाते थे और फिर अपने आदमियों के साथ पूरा करते थे। पारितोष, ये शनिवार तक रेडी हो जाएगा ना? हाँ राहुल भाई, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि ऑर्डर टाइम पे नहीं रेडी हुआ? पारितोष राहुल भैया का दाहिना हाथ था। और हितेश कौन है? दोस्त है राहुल भैया का सर, उनके साथ ही वो काम किया करते थे और उन्हीं ने नहीं सिखाया भी। तुम्हारे राहुल भैया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ हो? कुछ बताया था उन्होंने कभी ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और ना ही उन्होंने कभी बताया मुझे। मुझे पता था कि वो परेशान, कभी बोला नहीं, पर माँ उसकी। क्या कहा माँ जी? कोई परेशानी थी उसे? कभी बोला तो नहीं, लेकिन कुछ लग रहा था आपको? मैं देख सकती थी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। क्या नाम है लड़की का? कौन सी लड़की माँ? बेटा जन्म दिया है तुझे, पाल पोस के बड़ा किया है, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता तू। कई दिनों से देख रही हूँ, कोई एक खास फोन आता है तो तेरी हंसी, तेरी आवाज, तेरा अंदाज ही बदल जाता है। फिर मैं समझ जाती हूँ सामने कौन है। बस बस बस, अब रखता हूँ। कल तुम्हें काम पर जल्दी जाना है ना? मैं भी। अरे कहा ना मैं भी। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले तुम काम खत्म कर लो, फिर मिलना होगा। माँ अभी आया मैं, 2 मिनट। हर गए माँ। राहुल भैया मैं ना काम के चक्कर में खाना पीना छोड़ के चले जाते हैं। काम वाम का चक्कर नहीं है ये। मतलब? ठीक है बेटा, नाम मत बता। कोई तकलीफ है? झगड़ा हुआ है उससे? नहीं, कभी बोला नहीं, ना लड़की का नाम बोला, तकलीफ बताई। सुनील, तुम्हें कभी राहुल ने इस बारे में कुछ कहा? मेरे साथ सिर्फ काम की ही बात करते थे और कुछ नहीं। हम दोनों कल दिन में ही मिले थे, वो अपने बाबा के पास जा रहा था। बाबा 6 साल से सीतापुर में ही रह रहे हैं, रिटायर्ड ही समझो, काम से ही नहीं शहर से भी। क्या बीमारी उनको? ये तो कभी बताया नहीं उन्होंने,
पर हाँ, शायद सीतापुर में अकेले रहते हैं तो अपना ख्याल नहीं रख पाते हो। इस बार उनको लेकर ही आऊँगा मैं। तू बेफिक्र होके जा, मैं हूँ ना, मैं आके सारे कॉन्ट्रैक्ट संभाल लूँगा। अच्छा, तुम और राहुल मिले कैसे? हम दोनों एक साथ काम किया करते थे। उसको कारपेंटरी का सारा काम मैंने सिखाया था वहाँ। फिर 1 साल बाद उसने नौकरी छोड़ दी। क्यों? साहब, उसको कुछ बनना था, कुछ करना था उसको। वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट का। उसने बहुत मेहनत की, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। फिर 1 महीना पहले मैं उससे मिला और उसने मुझे अच्छी तनख्वाह में अपने साथ काम करने के लिए कहा। फिर मैंने भी नौकरी छोड़ दी और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। ये सूरज चौहान कौन है? काम सीखते हुए कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी तेरी। मंजूर है ना साहब? हितेश सुन, सूरज जी हमारे बॉस थे साहब, जहाँ हम दोनों काम किया करते थे। अच्छा, हमारे पास एक नंबर है 4445674889। इस नंबर से राहुल को शाम को 6:30 बजे कॉल आया था और तकरीबन रात को 9 बजे उसका कत्ल कर दिया गया। पहचानते हो इस नंबर को? साहब, मेरी पहचान में तो ये नंबर नहीं है। तुम राहुल को कितनी अच्छी तरह से जानते थे? मतलब सर? मतलब कोई लड़की वड़की का चक्कर या उसकी कोई गर्लफ्रेंड? सर, गर्लफ्रेंड तो थी, पर बात कहाँ तक पहुँची थी ये नहीं पता। उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये कैसे पता चला? साहब, जब हम दोनों सूरज जी क्या काम करते थे, उसको रोज एक लड़की का फोन आता था। 6:30 बजे राहुल को जो आखिरी कॉल आया था 4445674889 से, इसकी डिटेल कब तक आएगी? शाम तक आ जाएगी सर। यही कॉल इस केस की चाबी है। शायद इसी कॉल के बाद राहुल ने अपना प्लान चेंज किया था। प्लान चेंज किया था? मतलब सर? मतलब यही संधू कि जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेने की बजाय वो डकीरवाल गांव क्यों गया? अपने बड़े बेटे के आने का इंतजार कर रहा बीमार बालकिशन उसकी मौत की खबर आने से पूरी तरह से टूट गया। एक मां अपने जिम्मेदार मजबूत सहारे को खोकर शोक में डूब गई। एक भाई अपने पिता समान बड़े भाई को खोकर यतीम महसूस कर रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने भले आदमी का इतना बेरहम मर्डर क्यों हुआ था। हितेश ने बताया। सच कहूं, यकीन ही नहीं होता है कि इतने अच्छा आदमी को कोई क्यों। तुम्हारे यहाँ से काम छोड़ने के बाद राहुल से बात होती थी तुम्हारी? हाँ सर, मेरा सबसे बढ़िया कारीगर था। आखिरी बार कब बात हुई थी? कल दोपहर में हुई थी सर। किस सिलसिले में? सर, एक कारीगर ने बताया कि उसके पिताजी बीमार हैं। अरे वो बाबा की तबीयत ज़रा ख़राब है, सीतापुर में है, उन्हीं की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। आज रात की ट्रेन है। अगर इलाज के लिए पैसे वैसे चाहिए ना तो मांग लेना, झिझकना नहीं। राहुल में एक बात थी, उसके लिए उसकी माँ, उसके पिताजी, उसका भाई सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। समझ लो कि वो सिर्फ उन्हीं के लिए जीता था। जब वो मेरे पास आया था ना, तब उसे कुछ नहीं आता था। पहले क्या काम करता था राहुल? दिहाड़ी मजदूर था। ये दिहाड़ी मजदूरी मुझे कहीं नहीं ले जाएगी साहब। रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, इसके आगे कुछ नहीं। मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है साहब। देख भाई, काम सीखते हुए कुछ ज़्यादा कमाई नहीं हो पाएगी तेरी। मैं महीने के 2500 के ऊपर नहीं दे पाऊंगा। मंजूर है ना साहब? मुझे बस हुनर सीखना है। हितेश सुन। जी सूरज भाई। देखिए, राहुल है, ये आज से तेरे साथ काम करेगा। इसे काम सिखाओ। सर, सिर्फ 3 महीने में ये ऐसा काम सीख गया था कि पता ही नहीं चलता था कि फर्नीचर हितेश ने बनाया कि राहुल ने। लेकिन फिर भी तुम उसे महीने के सिर्फ 2500 ही देते थे? सर, शुरुआत के 3 महीने 2.5 देता था, तब उसका भाई सुनील घर संभालता था। लेकिन सर, 3 महीने के बाद राहुल मेरा सबसे कीमती कारीगर बन गया था। और सर, फिर 1 साल के बाद खुद कॉन्ट्रैक्ट उठाने के काबिल बन गया। फिर अपना अलग सा बिजनेस भी शुरू कर दिया उसने। कोई लड़की थी राहुल की लाइफ में? एक लड़की थी जी। सुना है कि मेरे किसी क्लाइंट के ऑफिस में काम करती थी। मतलब मजदूर फुसफुसाते थे। राहुल ने सामने से कभी कुछ बोला नहीं। सर, वो नंबर 4445674889 जिस नंबर से राहुल को लास्ट कॉल आया था। हो कहाँ तुम? मुझे तुम्हारे घर का भी नहीं पता। कितना ढूंढा मैंने, कितने चक्कर काटे मोहल्ले के। खैर, कैसी हो तुम? सर, ये नंबर किसी मनवीर वालिया के नाम पर है। जलंधर का एड्रेस है। और अभी वो नंबर स्विच ऑफ है? जी हाँ सर। एड्रेस पे जाके पता करो। मनवीर वालिया का एड्रेस उन्हीं गलियों में कहीं था जहां राहुल किसी को खोज रहा था।
जी ये मनवीर वालिया कौन है? मेरे पापा जी है। 444567 आपका नंबर है? हाँ जी। स्विच ऑफ है ना, मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या है ना जी कि फालतू के फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं, इस करके मैं अपना फ़ोन ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ जी। तो फ़ोन रखते क्यों हैं आप? ना, फ़ोन मेरा है, मैं जो मर्जी करूँ। वैसे बात क्या है जी? आप थाने चलिए हमारे साथ। वहाँ काफ़ी सीधे सवाल पूछेंगे और आप सीधे जवाब देंगे। सरासर झूठ है ये। 14 जुलाई की शाम को मैंने किसी राहुल माथुर को फोन नहीं किया। ये जो फोन रिकॉर्ड्स है ना जी, ये हम इंसानों की तरह नहीं होते। ये झूठ नहीं बोलते, ये वही बताते हैं जो हुआ है। और हुआ ये है कि 14 जुलाई की शाम को 6:30 बजे आपने राहुल माथुर को फोन किया था। अब आप आगे बताओ क्या हुआ, कहाँ बुलाया था उसे, कैसे मारा? सर जी कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। मतलब आप खुद सोचिए, हम भला किसी को क्यों बुला के मारेंगे? आप लोग पहले ये बताइए, आप लोग राहुल माथुर को जानते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं जानते इसको। झूठ है ये। आप लोग राहुल माथुर को जानते हैं क्या? हम लोग नहीं जानते इसको। झूठ है ये बात झूठ है कि मेरी फैमिली राहुल को नहीं जानती। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मेरी फैमिली कभी राहुल से मिली नहीं है। कोमल, इसके अलावा भी कुछ सच है? पापा जी के फोन से मैंने राहुल को फोन किया था। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हो कहाँ तुम? मुझे तुम्हारे घर का भी नहीं पता। कितना ढूंढा मैंने, कितने चक्कर काटे मोहल्ले के। खैर, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ राहुल। पापा जी और भैया ने मेरी जॉब छुड़वा दी है। मैंने तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन किया था। भैया ने मेरी सैलरी कलेक्ट कर ली और मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं दे रहे। फिर हम मिलेंगे कैसे कोमल? मुझे कुछ नहीं पता राहुल। पापा जी अभी वॉक के लिए गए हैं और गलती से फ़ोन यहाँ पे छोड़ दिया। तब जाके मुझे फ़ोन मिला और तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा फ़ोन भी छीन लिया राहुल। अच्छा कोमल, मैं कुछ दिनों के लिए सीतापुर जा रहा हूँ। बाबा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। तुम कब लौटोगे? 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम जैसे ही लौटते हो ना, मेरे घर आ जाना तुरंत और मेरा हाथ मांग लेना। मुझे यहाँ से ले चलो राहुल। आई लव यू। मैं भी कोमल। अच्छा तुम्हारे घर का पता तो बताओ। कोमल, कोमल कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाथरूम में हूँ मम्मी जी, आ रही हूँ। तो तुम वो लड़की हो जिसके बारे में राहुल ने अपनी माँ और अपने भाई तक को नहीं बताया? जी सर। मैं मान ही नहीं सकती कि राहुल अब है ही नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करती थी सर। कब मिले थे तुम दोनों? कैसे मिले थे? 1.5 साल पहले मिले थे। मैडम, ये आपके ऑर्डर के सारे चेयर्स और साइड टेबल चिरंजीत साहब को बता दीजिएगा। रुकिए, मैं एडमिन में से किसी को बुलाती हूँ। जी। प्यार हो गया हम दोनों के बीच सर, और उसके बाद हम एक दूसरे से मिलने लगे। राहुल जब काम से फ्री होता तब मिलते, थोड़ी देर के लिए। राहुल को जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था और मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद आती थी। कोमल, मैं खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। कुछ क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। अब तुम खुद फर्नीचर की कॉन्ट्रैक्ट लोगे? हाँ, ऐसा ही कुछ। पर मुझे पहले से 6 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अलग अलग किस्म के काम करने होंगे। तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम खूब तरक्की करोगे। और जिस भी दिन मुझे लगने लगेगा ना कि मैं माँ बाबा, सुनील, सबका ख्याल अच्छे से रख पा रहा हूँ, हम लोग अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, उसी दिन मैं तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा राहुल। पर इससे पहले कि राहुल हमारे घर आता,
मंजीत भैया हमारे बीच आ गए। माँ और सुनील तो इतने खुश हैं मेरे पहले कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट से। मैं भी राहुल, मैं भी बहुत खुश हूँ। आज हमने होटल से खाना मंगवाया है। काश मैं भी वहाँ पे होती। काश मैं अभी तुम्हारे घर आ पाता, तुम्हें वहाँ से सीधे लेकर यहाँ आ जाता मेरे घर, माँ से मिलवाता और बताता उन्हें कि कौन हो तुम मेरे लिए। काश ये दिन जल्दी आ जाता राहुल। पापा जी और भैया मेरे लिए लड़के देख रहे हैं, तुम जल्द से जल्द आ जाओ। किससे बात कर रही है? हेलो हेलो कोमल, कौन बोल रहा है? तू कौन बोल रहा है बे, ये बता। भैया फ्रेंड है, आप मेरा फोन ऐसे नहीं छीन सकते। उस तरफ लड़का था तो लड़का फ्रेंड नहीं हो सकता। ऐसा कैसा फ्रेंड हो गया जिसको तू ये कह रही है कि पापा जी और भैया तेरे लड़का देख रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। कौन है? बॉयफ्रेंड है? हाँ बॉयफ्रेंड है, इसका नाम राहुल है। राहुल कौन है? मैंने बताया ना, मेरा बॉयफ्रेंड है और उसका खुद का बिजनेस है और वो यहाँ पे जल्द से जल्द आएगा मेरा हाथ मांगने। मम्मी जी। क्या मम्मी जी? इस तरह मेरी तरफ देखने में शर्म नहीं आ रही तुझे? काम करने के लिए भेजा था ना, और ये कर रही है। अब राहुल हमारे घर कभी नहीं आएगा, मेरा हाथ कभी नहीं मांगेगा। हाँ जी वालिया साहब, खुद मारा था या सुपारी दी थी? सर जी, आपकी मर्जी में जो आया आप वो कर लो, मार लो, पीट लो, या फिर जो आप बोल रहे थे हड्डियां तोड़ दो जी हमारी। देखो सर जी, हमने आपको जितनी भी बातें बताई है ना, एकदम सच है। ये बात ठीक है कि मैंने कोमल को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था और हम इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन यकीन मानिए हम उस बंदे से आज तक मिले तक नहीं है। फोन को लेके बड़ा बवाल मचा रही थी सर जी, जिद पे अड़ी हुई थी कि ब्याह करेगी तो बस इसी मुंडे के साथ। सर जी हमने खुद उसकी नौकरी छुड़वाई। सर जी मोटा मोटी आप ये समझ लो कि ना तो हमने इस लड़के को मरवाया है और ना ही मारा है। जो लड़का मारा गया ना, उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने अच्छी खासी तरक्की हासिल की थी, एक नया हुनर सीख के, मेहनत करके। गलती क्या थी उसकी कि आपकी बेटी से प्यार करता था? और छठो जी सर, ये सब बातें हम नहीं मानते। इस प्यार व्यार को रोक के रखा था हमने अपनी बेटी को, और ये कोई जुर्म नहीं है सर जी। सर जी अगर वो अच्छा बंदा था ना, तो दुख है हमें इस बात का, खेद है हमें इस बात का कि वो इतनी कम उम्र में मारा गया। लेकिन यकीन मानिए हमारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी बच्ची को काबू में रखा था सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को मौका ना मिले उसे बेकाबू करने का। हमारा इस राहुल नाम के बंदे से कोई वास्ता नहीं है, हमने मारा ही नहीं है इस लड़के को। मैंने मन में ही राहुल को अपना जीवन साथी मान लिया था, मेरा पति, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, राहुल ही नहीं है। तुम्हें तुम्हारे पापा जी और भाई के बारे में कुछ मालूम है? कुछ पता है तुम्हें? तुमने कभी कुछ देखा हो या सुना हो? यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे पापा जी और मेरे भैया ने मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, बहुत ही सख्त है मेरे साथ। मेरा फोन छीना, जॉब छुड़वा दी, लेकिन उन्होंने कभी भी राहुल के बारे में कुछ नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि राहुल का एड्रेस दे दो या फोन नंबर या कुछ भी। मेरे राहुल को किसी और ने मारा है सर। तुम्हारे राहुल को किसने मारा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पापा जी और भैया ऐसा नहीं कर सकते। फोन रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जो कोमल के पिता और भाई को शक के दायरे में ले आए। शक की सुई अब कोमल के भाई से खुद राहुल के भाई पर जा टिकी, पर उसके खिलाफ भी पुलिस को कुछ नहीं मिल सका। हितेश, जिसने हाल ही में राहुल के साथ काम करना शुरू किया था, वो भी शक के दायरे से बाहर पाया गया जब उसके सारे रिकॉर्ड्स क्लीन आए। ऐसा लग रहा था कि राहुल का मर्डर केस अनसुलझा रह जाएगा,
केस की फाइल धीरे धीरे धूल चाटने लगी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर्स रूटीन ट्रांसफर्स पर दूसरे थानों में पोस्टिंग पर चले गए। सर, पूरे केस पेपर पढ़ दिए नरेश? जी सर। विक्टिम राहुल माथुर के भाई सुनील माथुर का, मां कौशल्या का और हितेश चौबे का, जिसे विक्टिम ने 1 महीने पहले ही काम पे रखा था। और वो जो लड़की इन्वॉल्व थी वो? कोमल सर, विक्टिम की गर्लफ्रेंड। उसका स्टेटमेंट भी पढ़ा। उसके पिता मनवीर का और भाई मंजीत का, सबके स्टेटमेंट पढ़े सर। इन्वेस्टिगेशन में कोई गैप्स? नहीं सर, सब कुछ बायदा बुक ही हुआ। सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, इंटरोगेशंस हुई और सबके पीछे खबरी लगाए गए। सब क्लीन सर। पर मर्डर तो हुआ है नरेश। अब किसी ने किया है या करवाया है ये हमें पता नहीं। राहुल ने सुसाइड किया हुआ क्या? सुसाइड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर। राहुल अपने करियर में आगे जा रहा था। जिन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड में है उनके मुताबिक राहुल एक जिम्मेदार और एम्बिशियस किस्म का बंदा था, सेल्फ मेड मैन। और वैसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुसाइड को रूल आउट कर चुकी। सर, राहुल उस वक्त सीतापुर उत्तर प्रदेश जा रहा था अपने बीमार पिता की देखभाल करने। ऐसे में वो सुसाइड क्यों करेगा? सुसाइड वाला एंगल हम इजीली रूल आउट कर सकते हैं। पॉइंट है, लेकिन स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि राहुल हताश होकर अपनी गर्लफ्रेंड का घर ढूंढ रहा था, भटक रहा था गलियों में। हाँ सर, उसने कोमल को बताया था कि वो उसे ढूंढ रहा था और उसे एड्रेस नहीं मिला। राहुल का छोटा भाई, क्या नाम है उसका? सुनील। सुनील राहुल से कम सक्सेसफुल है। राहुल की मौत से सुनील को कुछ फायदा हुआ है क्या? सर, ये गरीब परिवार है। राहुल ही था जो हाथ पैर मार के कुछ कर रहा था और उसने कोई पूंजी प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी जिससे सुनील को कोई फायदा पहुंचे। नरेश, ये रॉबरी कम मर्डर का केस लगता है। राहुल अपने पिता के इलाज के लिए 15,000 रुपए कैश लेकर जा रहा था। हाँ सर, सुनील ने अपने बयान में यही कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15,000 रुपए और एक मोबाइल के लालच में किसी ने राहुल का मर्डर कर दिया? हो सकता है सर, लेकिन सर पहली इन्वेस्टिगेशन टीम को सवाल का जवाब नहीं मिला कि राहुल जैसे जलंधर सिटी से ट्रेन पकड़नी थी, वो डकीरवाल गांव कैसे पहुंचा, जो जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर है। राहुल की मौत से किसी न किसी को फायदा तो जरूर हुआ होगा। पारितोष हो जाएगा ना टाइम पर? कल का दूसरा बड़ा ऑर्डर आ रहा है। हितेश भाई, आज का तो हो जाएगा, लेकिन कल से बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्यों? वो 2 कारीगर गांव जा रहे हैं और हमें और 4 चाहिए थे। सूरज भाई के यहाँ से ले तो सकते हैं किसी को, पर बेकार में खफा हो जाएंगे। यार पारितोष, कारीगर का तू देख ले। ठीक है हितेश भाई, मैं देखता हूँ। हाँ सर, काम तो दिन रात चल रहा है, पर बात क्या है? यही तो बात है, काम दिन रात चल रहा है तो पैसे भी दिन रात बन रहे हैं। राहुल के सारे क्लाइंट तुम्हारे जो हो गए थे, क्लाइंट तुम्हारे तो सारा मुनाफा भी तुम्हारा। सर, सारा मुनाफा मेरा नहीं है, उसका एक हिस्सा राहुल के परिवार को भी जाता है। और मैंने तो सुनील से भी कहा पार्टनर बनने के लिए। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा हितेश, और उससे बड़ा दिमाग। बड़े भाई को मार डालो, छोटे भाई को पार्टनर बना लो। क्या क्या मतलब है आपका? राहुल से उसकी जिंदगी छीनकर तुमने अपनी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दी। सर, ये बहुत गलत बोल रहे हैं आप। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसे कारीगरी का काम मैंने सिखाया था। लेकिन चेला गुरु से बहुत आगे निकल गया था। सर, ऐसा है कि मैं औजार अच्छा चलाता हूँ और वो ज़बान अच्छी चलाता था। उसे क्लाइंट बनाने और पकड़े रखने की तमीज़ थी, जो मुझ में थोड़ी सी कम है। इसलिए मैंने उसके नीचे काम करना कबूल किया। और 1 ही महीने के अंदर उसे मार डाला। सर, मैं भला उसे क्यों मारूंगा? मुझे क्या मिलता? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मुझे सूरज जी से ज़्यादा तनख्वाह देता था। मैं उसके साथ बहुत खुश था सर। और वैसे भी राहुल के जाने के बाद दुख तो अलग, मेरा फायदे से ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। सर, नरेश, पिछली टीम ने लव का एंगल टटोला, चोरी का एंगल टटोला, भाई का एंगल टटोला, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। राइट सर, पर एक एंगल उनसे छूट गया। ऐसा होता है, इन्वेस्टिगेशन में भले सभी एंगल्स की तहकीकात शुरू होती है, लेकिन कुछ एंगल्स या पहलू या कोई संदिग्ध कम इंपॉर्टेंट नजर आते हैं और पुलिस की पेचीदा नजरों से फिसल जाते हैं, शक के दायरे से निकल जाते हैं। तारीख है 14 जुलाई 2016। मुझे इस फोन की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, जल्दी। सर, अब केस क्लियर है। ये चोरी और हत्या का अनसुलझा केस नहीं, बस अब सच को बाहर निकालो। उसे अंदर ले आते हैं, सच अपने आप बाहर आ जाए। हो जाओ शुरू। सर, आपके पहले जो इंस्पेक्टर थे
उन्हें मैंने सब कुछ बता दिया था। राहुल माथुर के बारे में मैं जो कुछ जानता था। तुमने बताया था कि 14 जुलाई को 3:30 बजे तुमने राहुल माथुर को फोन किया था उसके पापा का हालचाल जानने के लिए। जी हाँ सर। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था ये रही तुम्हारे फोन की लोकेशन रिपोर्ट। क्या समझा तुमने हमें? हाँ, तुम्हारे फोन की लोकेशन रिपोर्ट राहुल माथुर के फोन की लोकेशन रिपोर्ट से मैच करती है। ये उस दिन तुम्हारा फोन रघुनगर में था, जिस मोहल्ले में राहुल माथुर का घर, और उसके बाद पूरे रास्ते तुम्हारे फोन की लोकेशन राहुल माथुर के फोन की लोकेशन से मैच करती है, जब तक तुम लोग डकीरवाल गांव नहीं पहुंच जाते। उसके बाद 9:30 बजे राहुल माथुर का फोन स्विच ऑफ हो जाता है हमेशा के लिए, लेकिन तुम्हारा फोन कुछ देर तक वहीं मंडराता रहता है। फिर तुम्हारा फोन अकेले जलंधर वापस आ जाता है। अरे वो बाबा की तबीयत ज़रा ख़राब है, सीतापुर में है, उन्हीं की देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। आज रात की ट्रेन है। अरे रात की ट्रेन है ना, तो अभी मिलते हैं 5 मिनट के लिए। कुछ बात है क्या? थोड़ा परेशान हूँ इस वक्त। अरे यार मेरे पास में कुछ ज़्यादा काम आ गया है, सोच रहा हूँ थोड़ा तू ले ले। देख कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं यार। हाँ, वैसे भी अभी मैं तेरे मोहल्ले में हूँ, मिल ले 5 मिनट के लिए। मुझे पहले मालूम नहीं था कि वो सीतापुर जा रहा है। लेकिन तुमने उसे कहां भेजना था ये तुमने पहले से तय कर लिया था, नहीं? देख, मेरे पास कुछ 10 ऑर्डर है, पर मुझसे होने नहीं वाले, पर जाने तो मैं एक भी नहीं दूंगा। तू बोल, तू कितना कर सकेगा? इस वक्त तो मेरे खुद के ऑर्डर भी हितेश ही संभाल रहा है, मैं कैसे आपसे, और वैसे भी मैं सीतापुर से लौटने के बाद ही काम के बारे में कुछ बता पाऊंगा। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। कोमल, कहाँ हो तुम? सूरज भाई, मुझे नहीं लगता है मैं 9:30 तक जलंधर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचकर मेरी ट्रेन ले पाऊंगा। यहीं डकीरवाल से लेता हूं ना। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? देख, मैं तुझे पहुंचा के रहूँगा। बैठ। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, मैं तुझे ट्रेन पे चढ़वा के रहूँगा। बैठ। घर जाना ज़रूरी है। अरे हाँ बैठ। अरे 2 मिनट में पहुँचेंगे। अरे सूरज भाई, यहाँ कहाँ? अरे बस 2 मिनट। क्या है, टैंक फुल है, थोड़ा हल्का हो लेता हूँ। नौ 20 हो गए, अब नहीं पहुँच पाएंगे सूरज भाई। 2 मिनट, बस 2 मिनट। अब तो नहीं पहुंच पाएंगे। तू तो जरूर पहुंचेगा राहुल। तुम्हें उससे जलन हो रही थी सूरज, उसे क्लाइंट पर क्लाइंट जो मिल रहे थे। मेरे क्लाइंट सर, सारे के सारे मेरे क्लाइंट। साले की उंगली पकड़कर उसे काम सिखाया और उसने 1 साल के अंदर खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। गुनाह है हा? खुद का बिजनेस शुरू करना गुनाह है? क्लाइंट चुराना गुनाह है, कारीगर चुराना गुनाह है। सर, उसने तो हितेश को भी मुझसे छीन लिया। हितेश जैसा कारीगर पूरे जलंधर में नहीं मिलेगा, पर उसे दुगनी तनख्वाह का लालच दिया, छीन लिया। इसलिए तुमने राहुल को जान से मार डाला। और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। क्या करता मैं? उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता कि राहुल मेरे क्लाइंट लौटा दे, राहुल हितेश को वापस छोड़, राहुल मेरे कारीगर मुझसे मत छीन। क्या करता मैं? हर फील्ड में, हर बिजनेस में कंपटीशन होता है सूरज। बिजनेस में सफाया भी तो होता है सर। बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को खत्म कर देती है। मेरा तो एक छोटा सा बिजनेस है। राहुल बड़ा बिजनेसमैन था। अरे वो भी तो एक छोटा सा फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्टर था तुम्हारी तरह। वो मेरी तरह कभी हो ही नहीं सकता था। पैरों की जूती को कोई सर पर नहीं रखता है इंस्पेक्टर साहब।
नरेश, सूरज, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं तुम्हें। एक बार बादशाह अकबर ने एक लकीर खींची ऐसे, और बीरबल से कहा कि बीरबल इसे बिना मिटाए छोटी बना दो। तो पता है बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने उसके पास एक और लकीर खींची ऐसे, बिना मिटाए। सॉरी बहन, हो सके तो मुझे माफ कर दिया। राहुल तो उस सूरज को अपना गुरु मानता था ना। गुरु कभी चेले से चलता है क्या? बिजनेस में एम्बिशियस होना, अवसर का लाभ उठाना कोई गुनाह नहीं है। बेहतर तनख्वाह के लिए कोई नौकरी छोड़कर दूसरी पकड़ लेना पहली कंपनी के साथ बेवफाई नहीं है। लेकिन काम के क्षेत्र में नैतिकता की परिभाषा हर दूसरे इंसान के लिए अलग होती है। हम सब जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हम सब ने अपना एक सही और गलत का स्टैंडर्ड बनाकर रखा है जो समय और अनुभव के साथ बदलता भी रहता है। इस क्षेत्र में एकाग्रता, इंटेग्रिटी वो है जो इंसान खुद पालता है, ना कि वो जिसकी उम्मीद वो दूसरों से करता है। लेकिन कंपटीशन मिटाने के लिए, बिजनेस में हुए लॉस का बदला लेने के लिए किसी की हत्या करना, ये कदम वो लकीर पार करता है जहां गुनहगार को सजा उसका ज़मीर नहीं बल्कि इस देश का कानून देता है और कड़ी से कड़ी सजा देता है। देख लांगा मैं तेनों की क्या देखेगा मैनू? एक अरसे से देख रहा हूं तेनों, हुण गले छत पाया ना तेरे हथ बढ़ देंगा बेईमान। तू रथों अब दोनों भाइयों के बीच फिर से झगड़ा हो गया जी। सुनीता परजाई जी, आप और इंद्र परजाई मिलकर दोनों को समझा दो जी। अगर ऐसे चलते रहा तो टापा बंद करना पड़ेगा। ऐसी बात ना कर भूपी, मैं गल करती हूँ इंदर से, देखते हैं इन दोनों के बीच का मसला कैसे सुलझा सकते हैं। सुनीता भाभी जी, मैं भी ना थक गई हूँ इनको बोल बोल के। बहुत हो गई लड़ाई कुलजीत प्राजी से। मेरा भी वही हाल है इंदर, मुझे समझ में नहीं आती कि कुलजीत जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। अर्जुन भाई साहब उनके छोटे भाई कोई दुश्मन थोड़ी ना है। भाई साहब, ये लड़ाइयाँ कब तक चलेंगी? कौन की लगता है मैं ही लड़ता रहता हूँ? ये फर्क पैदा है कौन लड़ता है, आप या वो? बस ये मुझे बताइए कि हाथापाई कब बंद होगी? जब कुलजीत इंसान की तरह पेश आएगा। वो ठीक है, जब ढाबा शुरू किया था तो उसने ज़्यादा पैसे लगाए थे, हमने कम लगाए थे। लेकिन भाभी जी 6 साल हो गए, दोनों की लागत भी वापस आ गई, लेकिन आज भी मुनाफा उसी हिसाब से देता है। ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा हो। भाभी जी, आप कुलजीत को समझाओ, मेरे नाल नाइंसाफी ना करे। वो मेरी भी एक बेटी है, उसको भी सेटल करना है मैंने। भाई साहब, मेरे बच्चे आरती और मोहित सो, मैं रोज समझाती, आज भी समझाऊंगी। वो तू विचना पे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं जी। तो हो खराब, धंधा अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह और घर अपनी जगह। बच्चे कितने हैं? 9 बज गए। आरती अपने दोस्तों के साथ जॉइंट स्टडी करने गई है। और मोहित? वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया है। वाह जी वाह, उन्होंने कहा और तूने मान लिया। तेनू किਵੇਂ पता कि आरती अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम नहीं रही है और मोहित चरस गांजे के अड्डे पे नहीं पड़ा? मुझे भरोसा है अपने बच्चों पर। अपने पति ते भरोसा नहीं, अपना काम ते सामया नहीं जानता, बच्चा दी देखभाल नहीं कर सकती तो मैनू लेक्चर पे लेक्चर सुना जाती। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आपके और भाई साहब के बीच के रिश्ते ठीक हो सकते। मुझे इस बारे में ना कुछ सुनना और ना कुछ कहना है। हाय हाय। फिर घर पहुंची थी तो आराम से? हाँ?
टेक्स्ट नहीं किया, हमेशा करती है। वो चलो जी, एक्चुअली खीर भूल गई। प्रीति नहीं, कैसे? तेरी खीर ना फ्रिज में रख दी है, तेने ठंडी खानी है ना? हाँ मम्मी। बचपन में इस खीर को लेके मेरी और कुलजीत की बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। बिजी मैनू और दे दो, बिजू उसनू ज्यादा दिए। बिजी हमेशा कुलजीत नू ज्यादा देती थी, कम दो तो हाथ नहीं लगाता था वो। आज ना मैंने बहुत सारी खीर बनाई है, थोड़ी सी खीर जाकर आप कुलजीत भ्रा जी को दे आओ। सारी दुनिया ने उसी को खुश करने का ठेका ले रखा है क्या? सारा लालची इंसान मैनू मेरे मुनाफे के पैसे नहीं देंदा और मैं नू अपने घर की बनी खीर खवावा। एक ही कोख के जन्मे दोनों भाई हो, जैसे कि अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब एक ना एक दिन तो सुलह होनी है, तो फिर आज क्यों नहीं? तुसी जाओ और जाकर खीर दे आओ, वधिया बनी है। जितनी मर्जी खीर खिला ले तू, इस हिंदुस्तान और उस पाकिस्तान के बीच कभी जहर खत्म नहीं होगा। इंदर ने खीर भेजी कुलजीत के लिए। आप खुद ही अंदर आके दे दीजिए ना उन्हें। नहीं भाभी जी, खीर के चक्कर में चीर फाड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों लड़ते हो आप दोनों? खत्म कर दो अब ये बैर। किसका फायदा है इसमें? खुदा आया था देने। हाँ जी। पता है, अर्जुन बचपन में भी मुझसे लड़ता था खीर के वास्ते, जबकि बीजी उसकी कटोरी में 2 चमचा ज्यादा खीर देती थी, पर उसका हमेशा ये रोना होता था, बीजी कुलजीते को ज्यादा खीर क्यों देती? ढाबे के मुनाफे का भी यही मसला है। आप दोनों क्यों अपने जिद पे अड़े हुए हैं? एक बार आमने सामने बैठ के साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं खत्म करते इस मामले को? अमृतसर, पंजाब। दिन था 3 अगस्त 2015। आज के बाद बड़ा भाई कुलजीत बस्सी और छोटा भाई अर्जुन बस्सी आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल अर्जुन भाई साहब। सत श्री अकाल भाभी जी। कुलजीत को खीर पसंद आई? खीर तो बहुत पसंद आई भाई साहब, लेकिन आपके पाजी हैं कहाँ? रात भर घर नहीं लौटे। आपके यहाँ ठहरे हैं क्या? सालों हो गए उसको मेरे यहाँ कदम रखे। अजीब बात है, रात को खीर खाई और घर से ये कह के निकले कि आज मैं अपने भाई के साथ बैठ के सारे गिले शिकवे दूर करांगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं भाभी जी, मैं तो आपके घर से अपने घर आया, थोड़ा टीवी शीवी देखा, फिर सो गया अपना। मम्मी जी, पापा जी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है और फोन भी स्विच ऑफ है। हे भगवान, भाई साहब कहाँ चले गए आपके पाजी? की होया जी? बहकी बहकी गल कर रही हैं भाभी जी। कहती हैं कल रात कुलजीत यहाँ आने के लिए निकला था मेरे नाल सुलह करने वास्ते, और फिर घर नहीं लौटा। पर मैंने तो लगा कि खीर देने के बाद आप प्राजी के साथ टहलने निकले थे। कुछ भी बके जा रही है तू, मैं तो कुलजीत को मिला भी नहीं। भाभी जी के हाथ में खीर पकड़ा के अकेले गया था टहलने, अकेले। मुझसे तो ये कह के निकले थे कि मैं टहलने जा रहा हूँ और अर्जुन से भी मिलांगा। आज किसी भी हालत में सारे गिले शिकवे दूर करके ही घर लौटांगा। कितने बजे होंगे तब? कुछ 9:30 पौने 10 के आसपास। सुनीता, मैं जरा टहल कर आता हूँ। जी। मैं अर्जुन नाल गल करांगा, खत्म कर देंगे ये लड़ाई। मैं जाके सो गई। बहुत थकी थी इसलिए रात को नींद भी नहीं खुली, लेकिन जब सुबह उठी तो देखा कि घर लौटे ही नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आरती, आरती पुत्र, उठना जरा।
सुन तो, तेरे पापा जी कितने हैं? तू रात को कितने बजे आई थी? तेरे पापा जी को देखा तूने? कहाँ गए हैं वो? मैंने क्या पता मम्मी जी, मैं तो 11 बजे आई थी। आप दोनों का बेडरूम बंद था तो मुझे लगा आप लोग सो रहे हो, तो मैं भी सो गई। मोहित, उठ ना। सुन, तू रात को कितने बजे आया था? क्यों है मम्मी जी? बोल ना, कितने बजे लौटा था? लेट आया था, 1 के आसपास। पापा जी को देखा तूने? नहीं। फिर सुबह मोहित ने बताया कि उनकी कार कहीं दिखाई नहीं दे रही है और फोन भी स्विच ऑफ है। तो मैंने लगा कि शायद ढाबे पे चले गए होंगे, तो मैंने वहाँ भूपी को फोन लगाया, लेकिन भूपी ने भी कहा कि वो वहाँ पहुंचे ही नहीं। सर, कुलजीत बस्सी का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुबह से ही स्विच ऑफ आ रहा है जी। मैंने कितनी बार ट्राई किया। आरती, जब रात 11 बजे तुम घर लौटी तो तुम्हारे पापा की कार कंपाउंड में पार्क थी? मैंने पता नहीं सर, वो मैंने ध्यान से नहीं देखा था। वो मैं थोड़ी डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी तुम? सर वो जॉइन स्टडी के वास्ते मैं अपनी क्लासमेट के यहाँ गई थी, वहाँ थोड़ा लेट हो गया। मैंने लगा कि मम्मी पापा बरस पड़ेंगे, इस वास्ते मैंने अपनी कीस निकाली। मैं चुपचाप घर में एंटर हुई और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गई। मैंने कार के बारे में तो सोचा ही नहीं। मोहित, तुम 1 बजे घर आए तो तुमने नोटिस नहीं किया कि कंपाउंड में पापा की कार है या नहीं? नहीं सर, मैंने भी नोटिस नहीं किया। मुझे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने चुपचाप एंट्री ली और फौरन सो गए। थोड़ा भी शोर होता तो पापा जी जाग जाते, फिर बवाल होता, सवाल पर सवाल। और वो तो घर पर थे ही नहीं, है ना स्मिता जी? जी सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल हम चारों के पास अपनी अपनी डुप्लीकेट चाबियां हैं और वो भी अपनी चाबी लेके गए थे। कार का नंबर? PB XY 562E, रेड कलर सेंट्रो। ठीक है, हम कार के लिए तुरंत अलर्ट जारी कर देंगे। मोहित, तुम अपने चाचा अर्जुन का नंबर भी दो। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। कुलजीत की कोई खबर? जी नहीं अर्जुन पाजी, साਡਾ दिल तो बड़ा घबरा रहा है जी। ऐसे कैसे कहीं चले गए? आज तक तो ऐसा कदों नहीं होया सी। ये तो चिंता दी गल है यार, कभी किया नहीं ऐसा। हेलो, अर्जुन बस्सी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं साहेब नगर पुलिस थाने से PSI आहूजा बोल रहा हूँ। हाँ जी, दसो जी। तुम्हें तुरंत हमारे थाने आना होगा। इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। क्यों है पाजी? पुलिस स्टेशन तो फोन है, आता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ। भाभी जी, अर्जुन जी कह रहे हैं कि कल रात उनकी प्राची से मुलाकात हुई ही नहीं। खीर देते वक्त तो नहीं हुई थी अंदर, लेकिन वो मुझे कह के गए थे कि मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ और फिर अर्जुन से भी कल कराऊंगा। ये अजीब बात है, टहलने तो अर्जुन जी भी निकले थे, पर अकेले वो तो कह रहे हैं कि प्राची उन्हें मिले ही नहीं। अर्जुन भाई साहब टहलने निकले थे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सीधा यहाँ से घर गया, टीवी देखा और सो गया। मैं तो आपके घर से अपने घर आया, थोड़ा टीवी शीवी देखा, फिर सो गया अपने। तो आप खीर लेकर गए थे अपने भाई कुलजीत जी के घर? कुलजीत को खीर बड़ी पसंद है जी। वाइफ ने जोर दिया तो देने चला गया था, पर मैं उन्हें मिला नहीं। भाभी के हाथ में खीर दे के वहाँ से निकल गया था। वहाँ से कहाँ के लिए निकल पड़े? अर्जुन जी, आपने अपनी भाभी सुनीता से कहा कि आप खीर देने के बाद अपने घर वापस आए और आपने थोड़ी देर टीवी देखा और उसके बाद आप सो गए। लेकिन आपकी पत्नी का कहना है कि वहाँ से आने के बाद आप थोड़ी देर के लिए टहलने गए। जी हाँ, मैं छोटी से वॉक पे गया था। इंदर, मैं टहल के आता हूँ। ऐसे गुड मॉर्निंग कहते हैं? तो वॉक पर गए थे आप? जी ऐसे ही, आस पड़ोस में। तो जब आप आस पड़ोस में ऐसे ही टहलने गए तो टहलते टहलते अपने भाई से नहीं टकराए? मिले ही नहीं उनसे? जी नहीं मिला, मैं अपनी कॉलोनी में चक्कर लगा रहा था। आपने अपनी भाभी सुनीता को ये वॉक वाली बात नहीं बताई। आपने उनसे कहा कि आप सीधा घर गए, थोड़ी देर टीवी देखा और सो गए। जी वो टहलने के बाद टीवी देख के सो गया था। ये टहलने वाली बात मेरे दिमाग से निकल गई सर। बहुत बड़ी बात निकल गई आपके दिमाग से। अर्जुन जी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टहलते टहलते आप अपने भाई से मिले और ये बात भी आपके दिमाग से निकल गई? कुलजीत और मेरे बीच ढाबे के मुनाफे को लेके अनबन चल रही है। कई बारी तो हाथापाई भी हो जाती है, तो हमारे बीच कोई भरत मिलाप तो होना नहीं था जी।
अगर टहलते हुए कहीं मिल भी जाते तो गलत होनी नहीं थी। खटास है जी हमारे बीच। पर खीर तो मीठी होती है जो आप अपने भाई के लिए लेकर गए थे। बड़ा भाई है मेरा, बिजनेस की लड़ाई है, पर है तो एक ही खून ना सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस की लड़ाई में भाई ने भाई का खून बहा दिया हो? नहीं, आए दिन होता रहता है ऐसा, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। ये कैसी गल कर रहे हैं सर? अपने भाई का कत्ल करने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। सर, कार ट्रेस हो गई है वाघा रोड पर। वहां से गुजरती पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने रिपोर्ट की है। वाघा रोड से एक कार मिली है। कार अमृतसर तो वाघा जा रही थी। लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर, हमारी पेट्रोल टीम जब बॉर्डर से वापस आ रही थी तभी उन्होंने ये गाड़ी और लाश देखी। उनके अकॉर्डिंगली ये एक्सीडेंट केस है सर। एक कीवे हो गया चाची जी। मैंने नहीं पता पुत्र, तेरे चाचा जी को भी पुलिस ने कुछ नहीं बताया। मम्मी जी मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, पता लगाऊंगा कि होया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। संभालिए अपना आप मम्मी जी। दो भाइयों में बिजनेस को लेकर अनबन है। एक रात छोटा भाई अपने बड़े भाई की पसंदीदा चीज खीर लेकर उसके घर जाता है। बड़ा भाई खीर खाने के बाद अपने छोटे भाई से सुलह करने के लिए अपने घर से निकलता है और अगले दिन सुबह उसकी लाश मिलती है उसी की गाड़ी में, बॉर्डर के रास्ते पर। सर, कल दोनों भाइयों के बीच ढाबे पर काफी घमासान हाथापाई भी हुई है। इसमें नया क्या है? अर्जुन ने खुद कहा होती थी, उसकी पत्नी उसकी भाभी ने कहा होती थी, ढाबे के मैनेजर ने कहा है कि होती थी। लेकिन सर, खीर तो रोज नहीं खाई जाती थी। तुम्हारा मतलब है कि खीर का मकसद कड़वाहट दूर करना नहीं था? चाचा जी, कल रात आप पापा जी को कैसे ले गए सी? की गल कर रहे पुत्र, मैं तो तेरे पापा नु कल मिले ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। खीर तो सिर्फ एक बहाना था पापा जी को बाहर बुलाने का। आप उनका मर्डर करने आए थे। कैसी गल कर रहा है तू? कुलजीत तेरा पापा होने से पहले मेरा बड़ा वीर था, अहमद भूल आप गए थे कि आप छोटे भाई हैं। आप उनको अपना दुश्मन समझते थे। ढाबा टेक ओवर करना था ना आपको। कौन हो तुसी? एक्सीडेंटल डेथ? ना, मर्डर। गले में कांच के टुकड़े घुस गए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौत गला घुटने से हुई है। गला दबाकर मरा गया? हाँ, और एक बात। क्या? मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है, नो डाउट। लेकिन अगर गला दबाया नहीं जाता तब भी मौत होती। कैसे? पॉइजन। हमें विक्टिम के खून में जहर के ट्रेसेस मिले। मौत को 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 12-18 घंटे के बीच। कल 2 अगस्त की रात को कुलजीत 9:30 पौने 10 के करीब अपने घर से निकला और घंटे भर के अंदर ही उसको मार डाला गया। पापा जी उठो ना, पापा जी उठो ना। जहर? ये कैसे हो सकता है सर जी? वो खीर तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, मैंने भी खाई, अर्जुन जी ने भी खाई थी और हमारी बेटी प्रीति ने भी। सर, मैंने भी वो खीर खाई थी और अगर इस खीर में सच में जहर होता तो हमें भी तो अफेक्ट होता ना। देखिए अंदर जी, हम ये नहीं कह रहे कि खीर में जहर आपने मिलाया था, पर खीर तो आपके ही पति लेकर गए थे ना। वो तो मैंने ही उनसे जिद की थी कि वो खीर ले जाए, सुलह होने में मदद होगी। की हो गया जी? कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब तुमसे बेहतर कौन दे सकता है अर्जुन? जहर अपने साथ लेकर गए थे ना, रास्ते पर मिला है ना खीर में। तुमने अपने भाई के घर के अंदर कदम तक नहीं रखा, अपनी भाभी के हाथों में जहर भरी खीर थमाई और निकल गए। झूठ है जी, बकवास है। मैंने खीर में कोई जहर भर नहीं मिलाया जी। अर्जुन, कोई और कुलजीत को क्यों मारना चाहेगा? तुम्हें ढाबे के मुनाफे में बराबर का हिस्सा चाहिए था ना, जो सोचा भाई को ही रास्ते से हटा देता हूँ, सारा मुनाफा मेरा। नहीं सर जी, मैंने सिर्फ अपने हक का मुनाफा चाहिए था, जो आधा होता है, और अपने हक के वास्ते मैं अपने बड़े भाई का खून नहीं कर सकता जी। तुम्हारे साथ कौन लोग थे और
कितने पैसे दिए तुमने उन्हें? मैंने किसी ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए जी। मैं बताता हूँ, 3 लोग थे। सर, फॉरेंसिक टीम ने पहली रिपोर्ट रेडी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में कुलजीत के अलावा 3 और लोगों की उंगलियों के निशान हैं। कार के अंदर लाश देखते ही मुझे भनक लग गई थी कि एक्सीडेंटल डेथ का केस नहीं है और ये किसी एक आदमी का काम भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना पता है जी कि मैंने खीर में कोई जहर नहीं मिलाया। मैंने कुलजीत का कत्ल नहीं किया जी। मैं तो कल रात उन्हें मिला ही नहीं। कल रात जब तू टहलने के लिए गया तब अपने भाई से मिला। तेरी ये खीर की राजनीति खूब रंग है। खीर खाते ही भाई का दिल पिघल गया। सालों से चले आ रहे झगड़े पर मिट्टी डालने के लिए तेरे सामने आ गया। पर उसे क्या पता था कि प्यार भरी इस खीर के अंदर नफरत का जहर भरा है। ऐसा कुछ और सुन, वो तेरे पास आ गया सुलह करने के लिए और तूने कहा भाई ठीक है, चलो ड्राइव पे चलते हैं, गाड़ी तुम निकालो। फिर रास्ते से तूने 2 बंदों को उठाया होगा। वाघा रोड पर पहुंचते पहुंचते कुलजीत का होश जाने लगा होगा और जैसे ही उसका होश गया होगा तूने मौका देखकर गला दबा दिया होगा। फिर गाड़ी की टक्कर कराई। तुम तीनों ने मिलकर इस मर्डर को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। ये मनगढ़ंत गल कर रहे हो जी। आप सोचिए कुलजीत गड्डी क्यों नहीं खालता जी। हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, रात का वक्त था, आसपास कोई था नहीं, हम कहीं भी बैठ के गल कर सकते थे। गल कर सकते थे, कत्ल कैसे करते? प्लान तो तूने कत्ल करने का बनाया था और फिर शहर के बाहर एक्सीडेंट का नाटक कैसे करते? देख अर्जुन बस्सी, थोड़ा टाइम दे रहा हूं तुझे, आराम से शांति से ठंडे दिमाग से सोच ले और उसके बाद अपना स्टेटमेंट। सर जी मैंने अब तक जो कहा वही सच है जी। एक सच मैं भी कहता हूं अर्जुन बस्सी, हमारा ये पुलिस स्टेशन कुछ कुछ तेरे ढाबे की तरह है। यहां भी हम छीलते हैं, काटते हैं, कूटते हैं और कभी कभी तबीयत से कूटते हैं, भूनते हैं, तरह तरह के तड़के भी लगाते हैं। और कुछ तड़के हमारे यहाँ ऐसे लगते हैं जिनका जायका आदमी जिंदगी भर नहीं भूलता। चाची तुसी जाओ है तो मैनू तेरी मम्मी नाल गल करनी है। वीर जी, मेरे पापा बड़े पापा दनाल ऐसा नहीं कर सकते। भाभी जी, भाई भाई के साथ ऐसा कर सकता है क्या भला? प्लीज पुलिस को बता दीजिए, पापा ने कुछ नहीं किया। पापा ने बड़े पापा को नहीं मारा है। तो फिर किसने किया? भाभी जी, मेरे पति ने। सिर्फ ढाबे में नहीं, तेरे घर में भी पैसा लगा है। फिर भी अर्जुन भाई साहब की एक ही रट लगी रहती, रोज लड़ पड़ते, जीना हराम कर दिया था हम सबका। अब तो खैर, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये सही है और कुलजीत प्राची गलत थे, प्राची सही थे। पर अर्जुन जी उनका कत्ल नहीं कर सकते तो फिर खीर में जहर कहां से मिलाते? कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, पुलिस वालों को भी और आपको भी। गलतफहमी तो तेनू हुई है इंदर, जो तुझे अभी भी लगता है। अर्जुन भाई साहब की इतनी लड़ाइयों के बावजूद भी तुझे लगता है कि उन्हें अपने प्राण से था? अगर ऐसा था तो फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि यहाँ से सीधे वो घर गए, टीवी देखा और सो गए? सख्त इंटेरोगेशन के बावजूद अर्जुन बस्सी अपना जुर्म कबूल करने को तैयार ही नहीं था। सर, कुलजीत के फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से कत्ल की रात वो अमृतसर से वाघा रोड गया था। और अर्जुन के रिकॉर्ड्स? अर्जुन बस्सी का फोन इस पूरे कांड के दौरान उसके घर पर ही था सर। अर्जुन की बीवी आई थी सर, वो कह रही थी कि अर्जुन को छोड़ दिया जाए। उसका कहना है कि उसका पति अर्जुन इतनी देर के लिए बाहर गया ही नहीं। मुश्किल से 10 या 20 मिनट के लिए ही तो घर से बाहर निकले थे वो। अब इतनी देर में
वाघा रोड जाकर अपने भरा को मारकर वो वापस कैसे आ सकते हैं? वाघा रोड पहुंचने में बिना ट्रैफिक के भी आधा घंटा लगता है ना। ये मिसेज अर्जुन बस्सी ना बड़ी स्मार्ट बनती है। कह रही है कि अर्जुन फोन घर पर छोड़कर गया था, बस 20 मिनट की वॉक पर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें लंबे वॉक पर भेज रही है, वो भी गलत रास्ते पर। तुम दोनों तो मेरे पे यकीन करते हो ना, है इंदर, है प्रीति? मैं अपने बच्चे की सौंख खा के कहता हूँ, मैंने जहर नहीं मिलाया, ना ही कुलजीते को मारा, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पैसा क्या नहीं करवाता है आहूजा? जुर्म का सबसे कॉमन मोटिव होता है पैसा, और अर्जुन की तो दुखती रख था। उसके हिसाब से उसका बड़ा भाई कुलजीत उसे उसके हक के पैसे नहीं दे रहा था। शायद ये दोनों सिर्फ कहने के लिए भाई थे। इन दोनों का असली रिश्ता पैसों के साथ था। जी हाँ सर, और वैसे भी इन दोनों के बीच भाइयों वाला रिश्ता नज़र तो नहीं आता। वो ठीक है कि ये लोग आस पड़ोस में रहते थे, रोज ढाबे पे मिलते थे। सर आसपास के लोगों के मुताबिक इन दोनों की ज़्यादातर मीटिंग्स लड़ाई झगड़े या गाली गलौज पर ही एंड होती थी। और अर्जुन पर शक ना करने का भी तो कोई ठोस कारण नहीं मिला। लेकिन सर 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे खटक रहे हैं। पहला, कुलजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि वो वहां अर्जुन से मिलने के लिए जा रहा है, सुलह करने। मैं अर्जुन नाल गल करांगा, खत्म कर देंगे लड़ाई। लेकिन जब अर्जुन खीर देकर घर लौटा, उसने तो अपनी पत्नी से कहा नहीं कि वो अपने भाई से मिलने वाला है। क्यों कहता? यही तो उसकी चाल थी। ये उसके पास अलबाई रहती ना कि वो बस ऐसे ही अपने में वॉक करने गया, अपने भाई से मिला ही नहीं। सर अर्जुन और कुलजीत के बीच ना तो कोई कॉल हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई। फिर अर्जुन को कैसे पता चला कि कुलजीत उससे मिलने के लिए आ रहा है? 2 लोगों को अपने साथ में लेना, वाघा रोड पर जाना, कत्ल करने के बाद उसे एक्सीडेंट का रूप देना, ये सारी प्लानिंग कब और कैसे हुई सर? दूसरा पॉइंट सर अगर अर्जुन ने उसे जहर दिया होता तो वो अपने भाई से मिलने के लिए बाहर क्यों जाता? वो इंतजार करता डेथ बाई पॉइजनिंग के लिए। तुम्हारे दोनों पॉइंट्स में दम है। एक बात और है सर, इन दोनों भाइयों की दुश्मनी से सारे लोग वाकिफ थे। मोहल्ले वाले, बिरादरी वाले, ढाबे वाले, ढाबे के कस्टमर, सभी लोग। अभी अर्जुन इतना तो जानता ही था कि अगर वो वहां खीर में जहर मिलाकर देगा तो 100% पकड़ा जाएगा। और फिर सर ये खीर सुनीता, आरती या मोहित ये लोग भी तो खा सकते थे। फिर वो ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करता? ऊपर से अपने साथ 2 लोगों को और शामिल करना, इतना बड़ा ड्रामा करना। मतलब सर इस खीर में जरूर कुछ काला है। तुम्हारी बात सही है आहूजा। दुश्मनी का तंदूर गरम देखकर आई थिंक किसी तीसरे ने अपनी रोटी सेक ली है। परजाई जी सत श्री अकाल। ये सब क्या हो रहा है? 3 दिन की कलेक्शन सिर्फ 1300। की करिए परजाई जी, काम बड़ा मंदा चल रहा है। आजू बाजू 2-3 नए ढाबे खुल गए हैं जी। आप मैंने थोड़ा सा और टाइम दो, मैं कुछ चक्कर चलाऊंगा। मम्मी जी आज थोड़ा लेट होगा। ठीक है। क्या इस बात की संभावना थी कि किसी ने 2 भाइयों के बीच की दुश्मनी का फायदा उठाया था? या सच्चाई यह थी कि अर्जुन बस्सी एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था और वो पुलिस को गुमराह करके एक अलग ही एंगल पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा था? लेकिन यह अलग एंगल क्या हो सकता था? हेलो, हाँ जी, नवीनपुरी बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, यहीं अमृतसर का रहने वाला हूँ जी। अब हाँ जी, जानता हूँ जी। जी जी जी, मैं आ जाऊँगा जी। मैं वो लंच के बाद आऊँ तो चलेगा जी? ठीक है जी, मैं मिलता हूँ जी।
सुनीता जी, आपका बेटा मोहित कहाँ है? जी वो घर पे है। और बेटी आरती? वो भी घर पे है। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सुनीता जी, हमें आपके बारे में और मोहित के बारे में डाउट ही नहीं है। हमें बस आरती का इन्वॉल्वमेंट समझना है। हम लोगों ने आप लोगों को शक के बिना पर गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पूरे दावे के साथ गिरफ्तार किया है कि तुमने अपने पिता और आपने अपने पति की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खीर के जहर को तो छांट निकाला, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है उस जहर को जानने में जो तुम लोगों के अंदर बुलबुला रहा था। ना, ये तो कतई मत कहना कि सच कह रहे हैं हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बेकसूर है हम लोग। वो सब फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। जिस आदमी ने एक्सीडेंट का ड्रामा रचने में तुम लोगों की मदद की, तलचीत सिंह, वो आदमी इस वक्त हमारी कस्टडी में है। हेल्पर नंबर 2 जितेश वर्मा, अभी तक हमारे हाथ नहीं लगाए, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी अंदर हो। हमें आपके देवर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन कई ऐसी बातें थीं जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि शायद आपने मर्डर करवाया हो। हेलो, नवीनपुरी? हाँ जी, नवीनपुरी बोल रहा हूँ जी। तुम अमृतसर के रहने वाले हो? हाँ जी, यहीं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मैं साहिब नगर पुलिस थाने से PSI आहूजा बोल रहा हूँ। क्या तुम सुनीता बस्सी को जानते हो? हाँ जी, जानता हूँ जी। इस नवीनपुरी से आप 2 साल पहले मिली थी किसी शादी में। आप चुपचाप अकेली बैठी थी, ये नवीन आपके सामने आकर बैठ गया। आप दोनों की आंखें मिली और पहली नजर का प्यार, ऐसा कुछ हो गया था हम दोनों के बीच। सुनीता शादीशुदा है, बच्चे हैं, फिर भी अकेली थी, थक चुकी थी, दुखी थी उस जल्लाद के टॉर्चर से। कौन है जिदे नाल तू गल्ला कर दी और मेरे आते ही फोन काट देती? कोई भी तो नहीं, वो मेरी कॉलोनी वाली सहेली, उसका फोन था। सहेली? जी। सहेली का नाम की नवीनपुरी? इत्थे मैनू फिक्र होंदी है कि मेरे बच्चे गलत लाइन ते ना पड़ जाए। तू तो पूरी दी पूरी आउट ऑफ लाइन हो गई। बेशर्मी नू भी शर्म आ जाए। 2.5 घंटे में 250 मैसेज। जी। कल जब तू टीवी देख रही थी ना, अपना फोन इत्थे भूल गई सी और तेरा फोन मैंने देख लिया। पढ़ ली तेरी हवस की पूरी स्टोरी नवीनपुरी के साथ। गंदगी में डूबी, बेहयाई में लिपटी एक अधेड़ उम्र की औरत कमली हुई जा रही है अपनी तारीफों सुन के। जो कुछ भी चल रहा है ना, फोन रोमांस, यदा खात्मा करो, नहीं तो खान उधेड़ देगा। एक्चुअली हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे, हमारे बीच संबंध बन चुके थे। कुलजीत के घर पर मिलते? जी, बच्चों के और कुलजीत के घर से बाहर जाने के बाद, लेकिन फिर वो मैसेजेस पकड़े जाने के बाद हमारा मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो मिलने में आसानी रहे इस वजह से तुमने कुलजीत को मरवा दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ सर, कुलजीत मारा गया था, लेकिन इसमें सुनीता का इन्वॉल्वमेंट है ये मुझे नहीं पता था। श्योर? कोई अंदाजा नहीं था? रब्बी हो सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। और सर अगर सुनीता इस सब में इन्वॉल्व है तो मैं क्या कहूँ सर, बहुत गलत किया उसने सर। बहुत गलत, बहुत शौकी। इसलिए नहीं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया, बल्कि इसलिए कि इस कत्ल में आपका साथीदार कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा था, मोहित। सर, और एक झूठ सामने आया। क्या? ये कुलजीत बस्सी का बेटा मोहित, इसने बताया था कि 2 अगस्त की रात को 1 बजे घर वापस लौट कर आया था, जबकि 9:30 बजे से ये रामकिरण कॉलोनी अपने घर में ही मौजूद था। 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक मोहित अपने घर पर ही था? नहीं सर, 11 बजे तक। उसके बाद इसकी लोकेशन वाघा रोड क्राइम सीन पर थी। 2 अगस्त की रात को 8:45 बजे से अपने दोस्त दलजीत को फोन किया और उसके बाद दलजीत और मोहित दोनों क्राइम सीन पर थे सर। इसका मतलब जहर घर में ही था? घर में और घर वालों में सर। घरेलू जहर था, है ना? उस रात अगर अर्जुन खीर लेकर आपके घर नहीं आता तो भी वो कुलजीत की आखिरी रात होती, नहीं? मोहित साडा जानी दोस्त है और ये कुलजीत बस्सी तो मतलब उसकी जानदार दुश्मन बन गया था। कैसे? इतना शक, इतनी सख्ती कि बंदा सांस भी ना ले पावे सर जी। ये जहर का आइडिया कहाँ से आया? सर आइडिया उनके दिमाग में आया, जहर की शीशी में लेके आए सर जी। तो उस रात मोहित की मम्मी उसके पापा को खिलाने वाली थी, कब कैसे वो मैंने नहीं पता सर।
नवीन, उसे पता चल गया है। लेकिन अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, थोड़ा सख्ती से पेश आ रहा था मेरे नाल। अब हम यहाँ घर पे नहीं मिल सकते, कहीं बाहर मिलना होगा। क्या हुआ पुत्र? तू इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है? मैनू, आपका टेंशन पता है मम्मी जी। क्या पता है तुझे? बोलना, क्या पता है तुझे? नवीन पुरी जो यहाँ आते रहता है, लेकिन इस सब में गलत क्या है? आपने जो किया वो सही तो किया। ऐसे शैतान नाल आपने इतने साल कैसे काट दिए मम्मी जी? मैं उनके नाल, उनके मुट्ठी में, उनके नीचे नहीं जी सकता। हर चीज की एक लिमिट होती है मम्मी जी। मतलब उनसे बात करो तो गाली, पैसे मांगो तो गाली, हर चीज में उनकी मनमानी। मम्मी जी, मैनू, तुहानू और शायद आरती इस जेल से निकलना हो। इस आदमी नू हमारी जिंदगी से निकालना होगा। कैसे? 2 अगस्त की रात को कुलजीत बस्सी के कत्ल की सारी प्लानिंग उसकी पत्नी और बेटे ने कर ली थी। उस रात सुनीता को कुलजीत की लस्सी में जहर मिलाना था। घर की घंटी बजी। इंदर ने खीर भेजी कुलजीत के लिए। खीर का आना और वो भी अर्जुन के हाथ इस प्लान के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ और सुनीता और मोहित को एक बना बनाया मर्डर सस्पेक्ट मिल गया अर्जुन बस्सी के रूप में। ये इतना सारा जहर आपके और आपके बेटे मोहित के अंदर ही भरा था या फिर आपकी बेटी आरती के अंदर भी भरा था? उस रात कंपाउंड में उसने सच में अपने पापा की कार नहीं देखी थी या फिर उसने हमें झूठा बयान दिया? जी नहीं सर, इस सब के बारे में आरती को कुछ मालूम नहीं था। बुरा बर्ताव तो उनके खून में था। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ भाई साहब के साथ इस तरह पेश आते थे। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे और मोहित को तो वो रोज जलील करते थे। हर वक्त जीना हराम करके रख दिया था। तो अब कौन सी आप आजाद खुशियों से भरी जिंदगी जिएंगे? आपके बेटे की जिंदगी तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और आपकी खत्म होने में कई साल बाकी। आपने इतना बड़ा जुर्म करने की हिम्मत उठाई तो क्या अपने पति से एक सीधा साधा डिवोर्स मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी? अपने बेटे के गलत ख्यालों को सुधारने की हिम्मत नहीं कर सकी? सर मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी लड़ाई है, पर इन्हीं भी नहीं कि मैं उन्हें जहर दे दूं। मैंने भी तुमसे कहा था कि इस बात का हमें बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि अपनों ने अपनों का खून बहाया। इस केस में पहले हमें लगा कि एक भाई ने एक भाई को जहर दिया, पर देर आए दुरुस्त आए। एक माँ और बेटे ने मिलकर अपने पिता और पति को जहर दिया। चाचा जी ढाबा बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, वो मुझे उतना ही हिस्सा दे रहे हैं जितना पापा जी का बनता था। मम्मी जी, माना कि पापा थोड़े सख्त थे, पर क्या वो वाकई ऐसे थे जिसके लिए आप और भैया इस हद तक चले गए? जितेश वर्मा इस केस का चौथा आरोपी अब तक फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए मैनहंट लॉन्च किया है।
कार से पाए गए फिंगरप्रिंट्स मोहित बस्सी और दलजीत के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने नवीन पुरी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जो ये साबित कर सके कि नवीन को सुनीता के इस मर्डर प्लान के बारे में जरा सी भी भनक थी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।